Okay, dears, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today, we are going to talk about a very important topic of Pakistan affairs and current affairs, and that is civil military relations in Pakistan. You can call it CMR, right? We'll be discussing the dynamics, the challenges, and the future prospects of this topic. Okay, I hope the screen is visible to all of you, right? So there might be some questions in your mind. For example, what is CMR, like civil military relations, and what is the significance of CMR? So, and is the relation between military and civilian leaders necessary for stability, for the stability in a state or not? There might be questions in your mind that what is the civil military CMR relations in Pakistan, right? Is it good or bad? And when we talk about that, different politicians, when they say that we are on the same page, कि फौज और हमारी हुकूमत एक पेज पर है, जो इमरान खान कहा करता था, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आज हमने क्या करनी है, अ, देखनी है, पढ़नी है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट? सो लेट्स बिगिन। Pakistan CMR has been plagued by power imbalance, posing significant challenges to democratic stability and national security. थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को दे देता हूँ कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस को पहले समझते हैं कि ये है क्या चीज। जब हम बात करते हैं टू द पावर डायनामिक्स बिटवीन सिविलियन लीडर्स कौन से होते हैं? जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे कि शहबाज शरीफ, जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जैसे कि इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान, ठीक है। बाकी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हम उनको सिविलियन लीडर्स बोलते हैं। और दूसरा जो है, हमारे पास मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहलाता है, फौज, जिसको आम जुबान में आप लोग कहते हैं। अब दोनों के दरमियान जो पावर डायनेमिक्स है, पावर के ज्यादा पावर किसके पास होगा? आया ये पावर सिविलियन लीडर के पास होगा, या ये पावर फौज के पास या इस्टेब्लिशमेंट के पास होगा, या ये पावर बराबर का होगा, बैलेंस होगा इसमें? ठीक है। और अगर ये पावर एक के पास ज्यादा, दूसरे के पास कम हो, तो उसकी वजह क्या होती है? ठीक है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होनी चाहिए? सो इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द रिलेशनशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस एंड सिविलियन अथॉरिटी which has remained unstable in पाकिस्तान। ये बात बड़ी अहम है, ठीक है, कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो है ये बड़े अनस्टेबल रहे हैं। इसकी मिसाल आप लोगों को दे दूं कि जब जब जरूरत हुई तो इन लोगों ने मार्शल लॉ लगाया, चाहे वो 1958 का मार्शल लॉ हो जो अयूब खान ने लगाया, चाहे यहिया का दौर हो, चाहे जियाउल हक का दौर हो, चाहे जनरल मुशर्रफ का दौर हो। ठीक है। ये तो डायरेक्ट मार्शल लॉज उन लोगों ने लगाए और सिविलियन लीडर्स को मार्जिनलाइज किया, साइडलाइन किया। ठीक। अब इस दौर में बात यूं हो रही है कि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, वो इनके साथ मुआहिदा करके आती है, जिसका इल्जाम फौज पर इमरान खान लगाते हैं और जिसका इल्जाम फौज पर नवाज शरीफ लगाते हैं। अगेन आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने पेपर में फौज का नाम और इसी तरह इमरान खान का नाम, इसी तरह नवाज शरीफ का नाम नहीं लेना। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो के नारे से लगाया, जब उसको नाअहल किया गया 2018 में, तो नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे क्यों निकाला?
ठीक है। और उसने इल्जाम फौज पर लगाया कि फौज ने मुझे निकाला। और वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का मतलब यह है कि आप जमहूरियत को इज्जत दो। मैं वोट के जरिए आया हूं, मुझे वोट के जरिए आप हटा सकते हैं, आप अदालत के जरिए मुझे नहीं हटा सकते। ये नवाज शरीफ कहता था। और उस दौर में इमरान खान कहता था कि नहीं भाई, फौज और मैं एक पेज पर हूं, वी आर ऑन द सेम पेज। और फौज ही मुल्क की हिफाजत करती है, और फौज ही जो है मुल्क चलाती है। तो लिहाजा अगर आप चोर हैं तो फौज कभी भी आपका साथ नहीं देगी। इमरान खान कहता था कि फौज ने मेरा साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूं। आप ऐसे ही वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, लेकिन फौज ने इसलिए आपको हटाया क्योंकि आप करप्ट हैं। ये उस वक्त का बयानिया था इमरान खान का। ठीक है। तो उस वक्त नवाज शरीफ फौज के खिलाफ थे। फिर 2022 में जब इमरान खान पर अदम एतमाद चलाया गया और फिर उसको हटाया गया, तो फिर इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ ये बैरूनी और अंदरूनी साजिशें हैं। ये साइपर का केस उसने वो खत लहराया, और फिर कहा कि फौजी जनरलों को कहा कि ये लोग क्या है, मीर जाफर है और मीर सादिक हैं। और उन लोगों पर इल्जाम लगाया कि मुझे हटाने वाले लोग भी यही फौजी हैं, यही इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं। और उसके बाद जो पीडीएम बनी, पीडीएम ने जो है कहा कि नहीं, फौज ही ठीक है, फौज ही हमारे साथ है। और अब जो बयानिया पीटीआई का है, वो वही बयानिया जो था वो पहले नवाज शरीफ का था। अब जो नवाज शरीफ का बयानिया था अब इमरान खान का बयानिया बन चुका है। तो पाकिस्तान में कहने का मकसद ये है कि जब कोई हुकूमत में आता है तो वो फौज को सपोर्ट करता है, और जब उसको हटाया जाता है या वो खुद हट जाता है या कोई सियासी लीडर उसको हटाता है आउट ऑफ कॉन्फिडेंस या की वजह से। चलो जी। कल मैंने क्या करना है, चलो काम अच्छा हो काम अच्छा हो गया, सेफ दिन गया। शुरू करोगे तो क्या होगा? अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस है, या जो हमारा पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, पॉलिटिकल लैंडस्केप है, उसमें मिलिट्री का एक खास रोल है, जिसकी वजह से हमारा पॉलिटिक्स ये जो है स्टेबल नहीं रहा। और जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस है ये भी स्टेबल नहीं रहे। यहां तक बात पहुंची है कि 9 मई का वाकया हुआ और अवाम सड़कों पर निकले और फौज के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, और ये पॉलिटिकल लोग थे और एक सियासी पार्टी से उसका ताल्लुक था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशन कितने जो है खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं, और इसमें एक गैप पाया जाता है, खास तौर पर उन पार्टियों में जो कि अपोजिशन में बैठे हुए हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द सीएमआर के जो हमारे पास सिविल मिलिट्री रिलेशंस है उसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो कोई भी जो सावरन स्टेट है, खुद मुख्तार आजाद मुल्क है, उनको चाहिए कि वो लॉ को मेंटेन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अमन को कायम रखने के लिए फौज और जो हुकूमत होगी दोनों एक साथ मिलकर मुल्क को चलाएंगे। और फौज का जो काम है डिफेंस का, वो अपने मुल्क की हिफाजत करेगा, अंदरूनी खतरात से भी और बैरूनी खतरात से भी। लेकिन ये तब मुमकिन है जब इनके साथ क्या हो, ये सब मौजूद हो, एक दूसरे का सपोर्ट मौजूद हो। अच्छा जी। इसके बाद एक डिबेट किया जाता है फौज के रोल पर कि क्या फौज को इतने इख्तियारात मिलने चाहिए जितने हैं या नहीं, मिलिट्री का रोल कितना होना चाहिए। इमरान खान के मुताबिक, ये जनरली मिसाल दे रहा हूं मजे के लिए, अदरवाइज जो मैंने एडमंड बर्की का मिसाल दिया है, नेपोलियन का मिसाल दिया है, ये पेपर लिखने के लिए है। पेपर में आप एडमंड बर्की को कोट करें,
नेपोलियन को कोट करे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अपने पॉलिटिशियंस के नाम ना लिखे, सिविलियन लीडर्स लिखे, जनरल नाम इस्तेमाल करें बेहतर है, लेकिन किसी पॉलिटिशियन का नाम ना लिखे, जैसे इमरान खान, नवाज शरीफ। ठीक है, अपोजिशन लीडर्स बोल सकते हैं या गवर्नमेंट लीडर्स बोल सकते हैं जो हुकूमत में है, लेकिन नाम ना लिखें तो बेहतर है। एनी हाउ, डिबेट की बात हो रही ही तो इमरान खान कहता है कि जी ये तो चौकीदार है, ठीक है, तो इसका रोल ये है कि आप हमारी हिफाजत करें, बस आप बाकी चीजों में टांग ना लड़ाएं। फजलुर रहमान कहता है कि अगर आपको इतना जो शौक है सियासत खेलने का, तो आप मैदान में आए, वोट के जरिए हमारे साथ खेलें, पावर के जरिए, लोगों को उठाने के जरिए आप हमारे साथ मत खेलें, पावर इस्तेमाल मत करें। ये एक डिबेट चल रहा है, कोई लोग जो है मिलिट्री रोड को सही समझते हैं। तो इसी तरह एडमंड बर्की जो है, उसने कहा था ही वांट दैट डिसिप्लिन आर्मी बॉडी इज डेंजरस टू लिबर्टी, कि जितना आर्मी स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, डिसिप्लिन होगा, यूर लिबर्टी विल बी कंप्रोमाइज्ड, आपकी लिबर्टी कंप्रोमाइज होगी, आपकी लिबर्टी कमजोर होगी, आपको आजादी कम होगी। नेपोलियन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, आपने थोड़ी ज्यादती कर दी है, मैं खुद भी फौजी हूं, मुझसे पूछें। मैं आपको कहता हूं कि आपको आजादी ही तब मिलेगी, सिविल लिबर्टी ही तब मिलेगी, जब आपकी आर्मी होगी, आपकी आर्मी मजबूत होगी, तो आप अच्छी नींद सो सकेंगे। और यही बात हमारे आसिम मुनीर साहब भी कहते हैं कि जब आप सोते हैं तो हम जाग रहे होते हैं और मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं, तो लिहाजा आर्मी का एक रोल होना चाहिए। तो ये डिबेट, अब इसमें कौन सही है कौन गलत है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन डिबेट आज तक चलता आ रहा है। और अगर हम दुनिया में देखें, दुनिया में तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है कि जिधर आर्मी का कंट्रोल ज्यादा है या पॉलिटिशियंस का कंट्रोल कम है। ये एक रिकॉर्ड ट्रेंड चल रहा है। अफ्रीका को ले ले, साउदर्न अफ्रीका को ले ले, सेंट्रल ईस्टर्न साउदर्न अफ्रीका को ले ले, ये इधर जितने भी ममालिक से उनको ले ले, वहां पर कंट्रोल जो है आर्मीज के पास है, दे आर गवर्न बाय आर्मीज। तो पाकिस्तान का भी यही मिसाल है। पाकिस्तान ने भी 1958 से लेकर 71 तक, फिर 77 से 88 तक, फिर 1999 से लेकर 2008 तक, ये जो जितना भी दौरानिया है, हमने मार्शल लॉज देखी, हमने फौजी हुकूमतें देखी है। तो ये ट्रेंड सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये बाकी दुनिया का भी है। और यही हमारा जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है कि पाकिस्तान में सबसे पहला मार्शल लॉ 1958 में लगाया गया, फिर जो है दूसरा मार्शल लॉ आपको 77 में मिलता है, और फिर आपको तीसरा मार्शल लॉ 1999 में मिलता है, जो कि 2008 में फिर खत्म होता है। और फिर 2008 से लेकर आज तक हमारे पास सिविलियन गवर्नमेंट्स है, लेकिन उसमें भी कहा जाता है कि पीछे जो है, पीछे आर्मी ही खड़ी होती है, और हमारे जो इलेक्शंस हैं वो मैनिपुलेट होते रहते हैं, वहां पर रिगिंग होती रहती है। यही इल्जाम इमरान खान ने 2013 के इलेक्शंस में लगाया था, और फिर धरना दिया था कि नवाज शरीफ जो है रिगिंग करके आया है, और कुछ हलकों को ओपन करने की बात की थी। फिर 2018 में नवाज शरीफ ने फिर कहा था कि इमरान खान फौज के जरिए आया है, ये फौज का लाडला है, ये अदालतों का लाडला है। फिर 2022 में जब इमरान खान को हटाया गया, तो फिर उसने कहा ये तो मीर जाफर और मीर सादिक है, ये लोग तो मुनाफिक है, ये मुल्क को तरक्की में नहीं देख सकते, जब मैं था मुल्क तरक्की कर रहा था तो मुझे हटाया गया, और इसमें अमेरिका का जो है साजिश है, ये है वो है। तो ये सब कुछ जो है फिर ये एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहते हैं। और ये अब पहले डायरेक्ट कंट्रोल था, जैसे 1958 में, 1971 में, 1977 में, 1999 में ये डायरेक्ट कंट्रोल था। अब लोग कहते हैं कि इनडायरेक्ट कंट्रोल है, मतलब आर्मी सामने पर नहीं है लेकिन पीछे से
जब भी हुकूमत बनाई जाती है उसकी मंशा के मुताबिक होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि हाइब्रिड रूल है। हाइब्रिड ये है कि अब ये एक मिक्स बन चुका है। सो दिस बोनापार्टिज्म हैज लेड टू डिकेड्स ऑफ मिलिट्री कंट्रोल। तो आज भी मिलिट्री कंट्रोल पाकिस्तान पर मौजूद है। अब अहम बात यह है कि रीजंस बिहाइंड कॉम्प्लिकेटेड सीएमआर इन पाकिस्तान या चैलेंजेस इन सीएमआर ये है क्या, वो वजूहात क्या है इस खराब और बिगाड़ हालात के। तो वीक पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स, एक तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं दे दिमसेल्व्स आर वीक। ये इतने वीक हैं, अगर हम तारीख में देखें, हमारा मुल्क आजाद हुआ 1947 में, लेकिन इन लोगों ने हमें एक छोटा सा किताबचा बुकलेट जो आईन कहलाता है वो हमें 9 साल में बना कर दिया। मतलब ये है कि 9 सालों में ये लोग जो है मुल्क को चलाने के लिए एक छोटा सा आईन नहीं दे सके। ये उस वक्त की बात है। और अगर आज के पॉलिटिशियंस को देखें तो आज के पॉलिटिशियंस भी अपने आपस में लड़ रहे हैं और हर अपना मसला अदालतों में हल कर रहे हैं, बजाय इसके के पार्लियामेंट में हल करे, आपस में बैठकर हल करे। या तो सड़कों पर निकलते हैं, लॉन्ग मार्चेस करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, या टीवी पर एक दूसरे को धमकियां देते हैं, या इल्जामात लगाते हैं, या जो है अदालतों में जाते हैं और अपना केस लेकर जाते हैं। और फिर यही लोग अदालतों पर इल्जाम भी लगाते हैं कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा और पॉलिटिशियंस की इज्जत नहीं होती, और पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट के अंदर ही गिरफ्तार किया जाता है जो मुकद्दस जगह है, और वहां पर कोई भी किसी भी शख्स या पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो अब जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कमजोर है, और जब पॉलिटिकल लीडर्स कमजोर हो तो जाहिर बात है आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, वो ताकतवर होगी और होती जाएगी। दूसरा अहम जो पॉइंट है वो है स्ट्रांग मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी। तो जब पॉलिटिशियंस वीक होंगे या पॉलिटिकल लीडरशिप वीक होगा तो बजाहिर तो यही लगता है कि उसके अपोजिट पर उतना ही जो है आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है और आपका जो मिलिट्री है, चूंकि वो ज्यादा डिसिप्लिन है बनिस्बत पॉलिटिशियंस के, तो वो स्ट्रांग होंगे। एक वजह मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स और वार्स भी हैं। ठीक है कि हमारा रीजन जो है एक ऐसा रीजन है जहां पर जंगें लड़ी गई, चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चाहे पाकिस्तान और इंडिया का मसला हो, कश्मीर का मसला हो। तो जिधर जिधर जंगें होती है वहां पर उन उन ममालिक में उनकी आर्मीज का कंट्रोल ज्यादा होता है। और जो ममालिक उन जगहों में या रीजन्स में है जिधर जंगें नहीं होती, जैसे यूरोप वगैरह, तो वहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो स्ट्रांग होते हैं। मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज, आप लोगों के साथ मैं एक आर्टिकल भी शेयर करूंगा और उसमें कहा गया है आर्टिकल में कि मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन 50 से ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और उनके अपने जो है फौजी फाउंडेशंस हैं, डीएचएज हैं, और इसी तरह इन लोगों के अपने फाउंडेशन सीरील्स हैं। उसके अलावा इनके अपने चलो आप लोगों को नाम भी बता देता हूँ, बहरिया फाउंडेशन ले ले, डीएचएज ले ले, जिसको हम कहते हैं डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट। ठीक है, ये सब ऐसी चीजें हैं, कई है, 50 हैं, अब सबके नाम नहीं ले सकता, आप लोगों के साथ एक आर्टिकल शेयर कर दूंगा कि ये हमारे मिलिट्री के कंट्रोल में है, और जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं ये लोग संभाल रहे हैं, और ये लोग अपने बिजनेस को भी चलाते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये फाइनेंशियली भी बाकी लोगों से स्ट्रांग है। इसी तरह हमारे मुल्क में चाइना ने सी पैक दिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसने भी पाकिस्तान की मिलिट्री को स्ट्रेंथन किया, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मिलिट्री के पास है। और हमारे मुल्क में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, इसी तरह पावर पॉलिटिक्स का गेम खेला जाता है। यहाँ पर जमहूरियत को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब है कि फैमिली पॉलिटिक्स है, जैसे कि नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज और बेनजीर
का बेटा बिलावल भुट्टो साहब, और इसी तरह उसके नवासे तक जो है फिर आ जाते हैं हम पर हुकूमत करने। तो जमहूरियत के जरिए नहीं आते, बल्कि एक फैमिली रिलेशन की वजह से ये लोग लीडर्स बनते हैं। और दूसरा पॉइंट है पावर पॉलिटिक्स, के यहाँ पर लोग पावर को प्रायोरिटाइज करते हैं, जिसकी लाठी उसकी बेंच। तो यहाँ पर जमहूरी नजरियात को और उसूलों को, फंडामेंटल्स को प्रायोरिटाइज या उसको अहमियत नहीं दी जाती, जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस कमजोर होते हैं और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रेंथन होती हैं। साथ में एक और वजह है कि हमारे नेबर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और हमने इंडिया को एक थ्रेट बनाया है कि बस इंडिया कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और यही वजह है कि अब जो भी हमारे मुल्क में होता है, हम उसको फौज के सुपर्द कर देते हैं, और हम उसको अपना मसीहा मानते हैं, और हम यही सोचते हैं कि अगर ये ना होता तो इंडिया हमें हड़प कर चुका होता, अगर ये ना होता तो अफगानिस्तान हमें हड़प कर चुका होता, अगर ये ना होता तो टीटीपी जो टेररिस्ट ग्रुप है वो हमें हड़प कर चुके होते, अगर ये ना होता तो ईरान हमें हड़प कर चुका होता। तो लिहाजा इसका रोल लाजमी है, इसका स्ट्रांग होना लाजमी है, और इन्हीं नजरियात की वजह से हमारी आर्मी जो है स्ट्रांग है बनिस्बत पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से। आई होप यू गॉट दीज पॉइंट्स। अब इसके इम्पैक्ट भी होते हैं। ये तो मैंने सिर्फ रीजन बता दिए कि मिलिट्री स्ट्रांग क्यों है या पॉलिटिकल लीडर्स वीक क्यों है। अब इम्पैक्ट फिर हमारा डेमोक्रेसी पर आता है कि हमने सेट बैक देखा डेमोक्रेसी को, कि यहाँ पर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन ना हो सकी, फ्लरिश ना हो सकी। आज तक हम रियल जमहूरियत, सही जमहूरियत का ख्वाब सिर्फ देखते आ रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो हमारी इकोनॉमी पर इसका एक एडवर्स इफेक्ट आया, और हमारी इकोनॉमी भी फ्लरिश न कर सकी। इसी तरह हमारा जो हमेशा से चलता आ रहा है वो है कन्फ्रंटेशनल गवर्नमेंट अपोजिशन रिलेशंस और पॉलिटिक्स, के जब हुकूमत आती है तो फिर अपोजिशन उसके खिलाफ होता है, और अपोजिशन के खिलाफ हुकूमत होती है, और ये दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं। हालिया भी आप लोगों ने देखा जलसे जुलूसों में तहरीक इंसाफ के। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और रिकमेंडेशंस क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है और कैसे हम इसका हल ढूंढ सकते हैं। एक तो ये है कि हमें चाहिए कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन कैसे होगी, जब हम आइन की हिफाजत भी करेंगे और उसको रिस्पेक्ट भी देंगे, और हम इंसाफ को पूरे मुल्क में लागू करेंगे। इसी तरह सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, कि जो जो चाहे मिलिट्री है, चाहे अदलिया है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर है, सदर है, सब अपने अपने पावर्स का सही इस्तेमाल करेंगे और अपने दायरे में रहकर इस्तेमाल करेंगे, और एक दूसरे के पावर्स का इख्तिराम करेंगे, और एक दूसरे को गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान को प्रायोरिटाइज करेंगे। स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनली, कि इंटरनली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को थोड़ा सा, अगर मुकम्मल खत्म नहीं हो सकता तो एटलीस्ट इंटरनली अपने अंदरूनी जो सियासत है पार्टियों के अंदर, इसको स्ट्रेंथन करें। सबसे पहले जमहूरियत उनकी पार्टीज में होनी चाहिए, और फिर उसके बाद पूरे मुल्क के सियासत में। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इकोनॉमी के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। सो प्लेस इकोनॉमी ऑन द राइट ट्रैक और प्रायोरिटाइज करे सबसे पहले पाकिस्तान, तो सबसे पहले इकोनॉमी भी। इम्प्रूव्ड इंटरनेशनल रिलेशंस, और चाहे नेबर्स हो चाहे इंडिया ही क्यों ना हो, हमारे जो एनालिस्ट है इस वक्त के वो कहते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान के हालात ठीक करने हैं तो बाहर की दुनिया के साथ साथ जितने भी नेबर्स हैं, आप अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखें और उनके साथ ट्रेड करें। ट्रेड विद ऑल, अलायंस विद नन, एनमिटी विद नन। ठीक है, कि सबके साथ कारोबार करे, दुश्मनी किसी के साथ ना करे, और अलायंसेस भी ना बनाए किसी के साथ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तिजारत करे।
चाहे इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो और ईरान हो, जितने भी ममालिक हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोस में हैं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। अब ये तो हमारे पास रिकमेंडेशंस आ गए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इसी से ही ठीक होगा। अब एक मिसाल देता हूं, टर्की में भी सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो थे ऐसे ही थे जैसे पाकिस्तान में है। 1960 से लेकर 80s तक मिलिट्री का इंटरवेंशन रहा, ठीक है। फिर 1990 से 2000 तक डेमोक्रेसी थोड़ी सी ग्रेजुअल, आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंज आता गया, और इन लोगों ने यूरोपियन एक्सेशन जो है या एक यूरोपियन मॉडल जो है वो अपनाया। और फिर 2016 में फौजियों ने हुकूमत को जो है निकालने की कोशिश की और मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की, जो कि फेल हुआ। और फेल कू के बाद रिफॉर्म्स आए, और रिफॉर्म्स क्या क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे। मिलिट्री रोल जो है उसको महदूद किया गया, उसको कहा कि आप सियासत में टांग नहीं लड़ाएंगे, आप सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया गया, और फौजियों को महदूद किया गया कि आपका रोल जो है सिर्फ डिफेंस के साथ है, आप मुल्क के पॉलिटिक्स में जो है मुदाखलत नहीं करेंगे। तो यही मिसाल जो है फिर पाकिस्तान के लिए भी है कि यहाँ पर भी सबसे पहले आईनी रिफॉर्म्स ले आए, सिविल मिलिट्री रिलेशन को बैलेंस करें। यहाँ पर भी मिलिट्री को ये बात समझानी होगी कि जो आपका मेन काम है डिफेंस, आप उस पर फोकस करें और सियासत में मुदाखलत ना करें। इसी तरह इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी लाए, अपने इदारे भी ठीक करे, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे अदलिया है। और इसी तरह स्ट्रांग सिविलियन लीडरशिप की जरूरत है कि जो भी हमारा वजीर आजम होगा, जो भी हमारा पॉलिटिकल लीडर होगा, उसको स्ट्रांग होना चाहिए। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है वो मैं लेता हूँ। और ये मैंने आप लोगों को लिंक्स दिए हुए हैं ये तीनों, इससे आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं और मजीद इस लेक्चर को डिटेल में पढ़ सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू। जी, कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लें।